साथियों नमस्कार, मैं प्रताप बहादुर। आप देख रहे हैं भास्कर 10 PM चैनल। हम आज नीरज भाई पटेल से मिलने आए हैं। आप जाने माने पत्रकार हैं। बहुत से जो दर्शक हैं इनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आज हम वही ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। भाई साहब, आप अपने बचपन के बारे में बताएं लोगों को। देखिए, फादर मेरे सर्विस में थे, तो स्वाभाविक तौर पे बचपन कहीं एक जगह नहीं बीता होगा जी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि फादर के सर्विस होने की वजह से जी। गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो गांव में नहीं बीता। जी। जन्म हुआ मेरा हमीरपुर ज़िले में, एक जगह पड़ती है मौदहा। जी। बहुत कम लोगों को जानकारी नहीं, है। हमको पता है। हाँ, हमारे तो मौदहा में, चूँकि हमीरपुर में पिताजी सर्विस करते थे सॉइल कंजर्वेशन में, जी। तो मौदहा में मेरा जन्म हुआ। जी। और बमुश्किल वहाँ चूँकि बहुत छोटा था, तो वहाँ तो कोई पढ़ाई लिखाई हुई नहीं। जी। इसके बाद फादर की पोस्टिंग करबी हो गई, चित्रकूट। जी। तो करबी में 2 क्लास पढ़ा। जी। तब तक पिताजी का ट्रांसफ़र ललितपुर हो गया। जी। तो हम लोगों को कुछ दिन के लिए, चूँकि उरई मेरा घर पड़ता है, नेटिव प्लेस जालौन ज़िले में उरई, तो वहाँ आ गया। तो 3, 4, 5 जी। 3 क्लास मैंने उरई में सरस्वती शिशु मंदिर में, अच्छा। श्याम जी सरस्वती शिशु मंदिर था, उसमें पढ़ाई की। जी। फिर फादर हमीरपुर में सर्विस थी उनकी, तो 6 से लेके इंटरमीडिएट अच्छा। हमीरपुर में पढ़ाई की है मैंने। जी। और उसके हमीरपुर के बाद फिर ग्रेजुएशन करने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा हूँ। बहुत अच्छा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाद फिर दिल्ली चला गया। अच्छा। तो मैंने मॉस कम्युनिकेशन और पीजी अपना दिल्ली से ही किया। अच्छा। उसी बीच में मिडिल क्लास फैमिली से हूँ हाँ। और ओबीसी भी हूँ। जी। ये किसी वजह से बता रहा हूँ। जी। तो जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, उनके लिए किसी बच्चे की सफलता तब मानी जाती है जब वो सरकारी नौकरी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। जी। पत्रकारिता करना, कवि बनना, लेखक बनना, जी। ये सब उस तरह की चीज़ें होती हैं कि यार पत्रकार तो हो, करते क्या हो। तो मैं भी उन सवालों से 2-4 हुआ। जी। तो मुझे जबरन बीएड करवा दिया गया अच्छा। मॉस कम्युनिकेशन करने के बाद। बीएड भी किए हैं? हाँ, मतलब जबरन करवाया गया कि रैंक अगर अच्छी आ जाएगी, थोड़ा सा ये था कि दिमाग ठीक ठाक था। हाँ। तो रैंक अच्छी आ गई बीएड में, सरकारी स्कूल मिल गया जी। उरई में ही। जी। तो सरकारी स्कूल से बीएड कर लिया। जी। बीएड करने के बाद टीईटी उसी साल से शुरू हुआ था। मैं उस समय हिंदुस्तान पेपर में नौकरी करता था। अच्छा। तो टीईटी का एग्ज़ाम दिया, मेरा दोनों टीईटी क्वालिफाई हो गए। जी। लेकिन जीवन में एक चीज़ तय थी। जी। देखिए, मैं अपने आप को बहुत सफल व्यक्ति मानता हूँ। जी। अब सफलता असफलता का लोगों के लिए पैमाना क्या है मैं नहीं जानता, जी। कि आपने कितनी बड़ी कार खरीद ली, आपने कितने प्लॉट खरीद लिए। जी। मेरे लिए सफलता असफलता का पैमाना ये है कि आप अपने काम से संतुष्ट कितना है। जी। मैं अपने आप को सफल इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैंने कोई भी निर्णय जीवन में जी। मजबूरी में नहीं लिया, अच्छा। अपने हिसाब से लिया। बहुत अच्छा। जैसे पहले ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी है। क्या बात। ये एकदम क्लियर था। जी। तो टीईटी के दोनों पेपर क्वालिफाइड करने के बाद, जी। दोनों पेपर पास कर लिए मैंने। जी। मैं उनका रिजल्ट उठाने नहीं गया। आगरा में आज भी पड़े होंगे वो, अच्छा। या कहीं सड़ गल गए होंगे। हाँ। क्योंकि मुझे पता था कि एक बार उठा लूँगा, फिर घर वालों की तरफ से प्रेशर आएगा कि बेसिस वीटीसी की जगह निकली, इसको कहीं अप्लाई भी कर दो। जी। तो मैंने उनको नहीं उठाया। मैं लगभग क्लियर था। तो ग्रेजुएशन के बाद मॉस कम्युनिकेशन दिल्ली से हुआ, पीजी भी दिल्ली से हुआ। फिर मेरा पहला कैंपस प्लेसमेंट आईएमसी से, देश का सबसे अच्छा पत्रकारिता संस्थान है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन। जी। वहाँ से मैंने मॉस कम्युनिकेशन किया। जी। पहला कैंपस प्लेसमेंट मेरा हिंदुस्तान पेपर में हुआ। अच्छा। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में। जी। जी। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में रहा मैं, अमर उजाला में रहा, जी। दैनिक जागरण में रहा 1 दिन के लिए। अच्छा। हाँ, उसकी कुछ वजह है। अच्छा। और इंडिया टुडे में रहा, जी। और फिर न्यूज़ नेशन में रहा। जी। न्यूज़ नेशन में रहने के दौरान ही मैंने ये तय कर लिया था कि अब नौकरी जैसी पत्रकारिता नहीं करनी है, अच्छा। अपने मन वाली पत्रकारिता करनी है। जी। तय कर लिया था, लेकिन उसको करना कैसे है, क्योंकि कोई आपको बताने वाला नहीं है। आप जिस भी रिश्तेदार से पूछेंगे वो कहेंगे यार बेटा यार टीचर बन जाओ, यार लेखपाल बन जाओ, नौकरी कोई डाल दो, काहे को इस चक्कर में पड़े हुए हो। तो आप किसी से अपना दर्द भी नहीं बता सकते थे, कुछ कह भी नहीं सकते थे। लेकिन तय कर रखा था कि शादी से पहले ये किस्तों वाला जीवन छोड़ना है। किस्त वाला जीवन समझ रहे हैं ना, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, ये ईएमआई, ये जीवन कभी पसंद नहीं रहा। तो जैसे ही घर वालों ने शादी तय करने की सोची, पहला काम किया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। न्यूज़ नेशन चैनल है जो, उससे मेरी लास्ट नौकरी थी, लास्ट पत्रकारिता के तौर पे नौकरी।
फिर मैंने अपना नेशनल जनमत शुरू किया, पहले वेबसाइट शुरू की, अब यूट्यूब चैनल, बाकी आप देख ही रहे हैं। और कुछ जानना चाहते हो तो बताइए। ये जो पत्रकारिता बनने की प्रेरणा किसी से मिली या अपने से प्रेरित होकर के आप जो है इसमें आए? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत इस मामले में सफल व्यक्ति हूँ कि ये नहीं हो पाया इसलिए ये बन गया, अच्छा। ऐसा कभी नहीं हुआ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था जी। साइकिल से जाता था, लौट के एक दिन आया, अपने रूम पे लेटे लेटे सोचता रहा मैं। जी। मैंने कहा यार मैं 12th लेवल पे जी। डिबेट कंपटीशन में भाग लेता था, तमाम भाषण प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करता था, नेशनल लेवल तक गया हूँ, जी। तो मेरी वो प्रतिभा तो खो गई। मैं अपने स्कूल में सरस्वती शिशु मंदिर में, विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, संघीय विद्यालयों में, तो वहाँ पर परंपरा है एक छात्र संसद के गठन की। हाँ। तो मैं अपना स्कूल का प्रधानमंत्री भी रहा, उप प्रधानमंत्री भी रहा, हमेशा छात्र संसद चुना जाता रहा। तो मुझे खुद में आया कि यार ये मेरे जीवन का जो पार्ट था, जी। ये सब खत्म है यार, जी। जी। कुछ बन भी जाऊंगा तो इससे क्या होगा। तो घर वालों को बिना बताए मैं धीरे धीरे तलाशने लगा कि कहाँ मास कम्युनिकेशन हो सकता है। इस लाइन में कोई अपना व्यक्ति था नहीं दूर दूर तक, तो किससे पूछें। एक बड़े पेपर के, एक नाम लेना ठीक नहीं है, एक बड़े पेपर के बड़े संपादक को मैं पढ़ता था, मैं उनके पास गया नोएडा किसी तरीके से पैसा जुटा करके। उन्होंने मुझे भारी तौर पर फ्रस्ट्रेट कर दिया, क्या करोगे यहाँ पर आकर के, मेरा जीवन देख लो, कुछ नहीं है पत्रकारिता में ये वो। लेकिन वहीं एक दूसरे शख्स से मिला, तो उन्होंने, कविंद्र सचान उस समय सहारा समय में हुआ करते थे, उनको मैं टीवी पे देखा करता था, उनसे मिला तो उन्होंने सहयोग तो नहीं कर पाए कोई, क्योंकि नहीं थे उस लेवल पे भाई, अब पत्रकारिता में जाती बात आप जानते हैं, लेकिन उन्होंने हौसला मेरा बढ़ाया, बोले कभी भाई मेरी ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना। ऐसे करके धीरे धीरे करके इलाहाबाद भटके, दिल्ली भटके, लखनऊ भटके, पता नहीं थे कि संस्थान अच्छे कौन से होते हैं, पत्रकारिता कहाँ से होती है। उसी बीच में पता चला कि IMC एक जैसा एक संस्थान है, माखनलाल चतुर्वेदी का दिया, उसमें भी पास हो गया। लगभग एग्ज़ाम जो देता गया मैं पत्रकारिता में, उसमें कभी ये वाली दिक्कत नहीं हुई कि रिटन क्वालिफाई ना कर पाऊँ। तो इस तरीके से पत्रकारिता में आ गया, ये सोचते सोचते कि यार अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने लेके आना है। कुल मिला के स्व प्रेरणा से आप आए? हाँ, ये कह सकते हैं, ये किसी की प्रेरणा नहीं थी जी। और दूर दूर तक कोई प्रेरित भी नहीं करना चाहता था, केवल एक मन में केवल एक ये जिज्ञासा थी। अच्छा, पहले पत्रकारिता इसलिए नहीं करना चाहते थे, पहले पत्रकारिता इसलिए करना चाहते थे कि यार जो हमारे अंदर के भाव हैं, जो मैं स्कूलिंग टाइम में करता था, उसकी कुछ तो उपयोग कर पाए। उस समय ये नहीं था कि इसको प्रोफेशन बनाऊंगा, उस समय जैसा सामान्य लोगों के मन में भर दिया जाता है कि तुम्हें अधिकारी बनना है, सरकारी मुलाजिम, तो हमारे भी दिमाग में था कि सरकारी मुलाजिम बन सकते हैं। लेकिन एक चीज़ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मैंने किसी नौकरी के लिए कभी फॉर्म नहीं भरा। बहुत अच्छा। अपनी लाइफ में किसी भी नौकरी के लिए फॉर्म ही नहीं भरा मैंने। मैं इसीलिए तो रिलैक्स रहता हूँ। मेरे जीवन में ये नहीं है कि यार ये नहीं कर पाया इसलिए ये कर लिया, ये काम छोड़ करके ये काम अच्छा है। मैं ये मानता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ दुनिया का यही सबसे अच्छा काम है, इसीलिए रिलैक्स रहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप ये जो यूट्यूब कब से शुरू किए और जो है सर्वप्रथम कौन सा वीडियो डाले, उस पर सब्सक्राइबर मिले कि नहीं मिले? देखिए, मेरा जो स्वभाव है जी, तो समय परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा चेंज हुआ है जी, लेकिन मैंने सरेंडर कभी नहीं किया। जी, मेरी रीढ़ की हड्डी उतनी कभी नहीं झुकी। जी, समय परिस्थिति के हिसाब से लोगों में थोड़ा परिवर्तन आता है, वो आना भी चाहिए। जी, 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 है जिसको मैच्योरिटी आप कहते हैं। हाँ, तो वो आया, लेकिन मैं झुका और दबा नहीं। इसलिए तो आप समझ सकते हैं कि पत्रकारिता में जितने दिन मैंने नौकरी की, हर संस्थान में, तकरीबन हर संस्थान में झगड़ा होकर ही मैंने छोड़ा, तकरीबन हर संस्थान में। जी, जी, केवल इंडिया टुडे को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे मैं दिलीप मंडल जी के साथ था, तो उस समय दिलीप मंडल सर की पत्नी चूँकि ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब यहाँ से छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर आप यहाँ छोड़ेंगे तो अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तो मैं न्यूज नेशन में स्विच कर गया था। तो वहाँ केवल झगड़ा नहीं हुआ, बाकी जितने भी संस्थानों में मैं रहा, तकरीबन मेरे स्वभाव को लेकर के मेरे ऊपर एक सवाल हमेशा उठा, बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हर संस्थान में मेरे साथ एक ही समस्या थी कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, और मेरा जवाब हर संस्थान में एक ही होता था कि ये बॉडी लैंग्वेज तो बड़ी मेहनत से कमाई है, हाँ। मेरे जीवन की पूंजी है ये बॉडी लैंग्वेज, जी। ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो मेरी इस बॉडी लैंग्वेज से लोगों को तकलीफ़ रही है हमेशा, वो तो है। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि ज़्यादा दिन में कहीं नहीं चल पाया। तो पत्रकारिता लास्ट जब न्यूज नेशन से छोड़ी, उस समय
तुम कुछ लोगों से सलाह ली, कुछ ने पॉजिटिव सलाह दी, कुछ ने नेगेटिव सलाह दी। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि यार नौकरी छोड़ करके काम मत शुरू करो। मेरे जीवन में क्या था कि मैं कोई काम आधा अधूरा नहीं करना चाहता था। मैंने कहा नेशनल जनमत शुरू करूंगा तो इसी को पूरा करूंगा। तो 2018 की शुरुआत में, 17 के लास्ट में, 2018 की शुरुआत में उसी दौरान ये हो रहा था कि लगभग कि अब शादी तय होनी है, ये होना है, ये सब बात चल रही थी। न्यूज़ नेशन में मेरा विवाद भी हुआ इसी सब स्वभाव को लेकर के। तो मैंने नेशनल जनमत वेबसाइट शुरू की थी जी दिल्ली में रहकर ही। जी नेशनल जनमत वेबसाइट शुरू की। वेबसाइट ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया जी। कम समय में, लेकिन वेबसाइट से पैसे की अर्निंग नहीं हो पा रही थी। जी तो जितना मेरा पैसा था, सैलरी का पैसा था, जितना मेरे पास प्रोविडेंट फंड का पैसा था, जी। सब खत्म। ओह स्वाभिमानी आदमी था तो किसी से कह नहीं सकता था कि सहयोग करो। जी। घर में कहता कि परेशान हूँ तो कहते मास्टर बन जाओ नौकरी दे दो, कोई इंटरव्यू ही दे दो, सरकारी नौकरी कर लो। तो अब आप परेशानी किसको बयां करें। तो कैसे भी वो समय बीता। फिर मैं, चूँकि मदर मेरी बीमार रहने लगी, तो मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ। यहाँ पर नेशनल जनमत यूट्यूब चैनल शुरू किया। अच्छा। और आज जिस वजह से आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं जी। वो सब कुछ नेशनल जनमत की देन है और नेशनल जनमत समाज की देन है। जी ना मैं नेशनल जनमत के बिना मैं कुछ हूँ और ना नेशनल जनमत समाज के बिना कुछ है। जी जी। मतलब 2018 में आपने हाँ। यूट्यूब चैनल शुरू जी किया। जी जी। तो पहला क्या याद है, आपने पहला वीडियो कौन सा डाला, उसमें सब्सक्राइबर मिले कि नहीं मिले? अब ये तो याद नहीं है, अच्छा ये तो चलिए ठीक है। याद नहीं है क्योंकि बहुत पहले की हाँ। बात हो गई कि पहला वीडियो कौन सा है। लेकिन अच्छा, लेकिन सर। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, जी। एक चीज़ बता देता हूँ कि एक साल जी लगभग 1 साल से ज़्यादा साल जी बिना मोनेटाइज हुए, जी। बिना चैनल से 1 रुपये भी प्राप्त हुए जी काम करना पड़ा। अब अच्छा। उस समय कैसी परिस्थितियाँ रही होंगी। हाँ ना मैं मेरे IAS का बेटा हूँ, ना मेरे घर में पेट्रोल पंप है, ना पोकलैंड मशीन है, ना JCB है, ना ट्रक चल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, मैं जो कर रहा था जी वो कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये काम करे। जी जी वो तो सामान्य जीवन चाहते हैं ना कि यार अपना ठीक ठाक सी एक नौकरी कर लो, इतने समय में शादी कर लो, इतने समय में बच्चे कर लो, इतने समय में घर बनवा लो, तो आदर्श बेटे हो तुम। ऐसा नहीं। आज मेरे घर वालों ने समझा मुझे, मेरे फादर का भी सपोर्ट, सबका सपोर्ट, मम्मी का रहा सपोर्ट, अब नहीं है लेकिन उनका बहुत सपोर्ट रहा, मेरी बहनों का, मेरे ख़ास तौर पर सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी पत्नी का, जी सबसे बड़ा सपोर्ट। क्योंकि अगर पत्नी मेरा इतना सपोर्ट नहीं करती तो मैं उन वाइफ के बिना 10-10 दिन घर से गायब रह लेता हूँ। पिताजी की भी जिम्मेदारी, कबीर की भी जिम्मेदारी, ये वाइफ के बिना संभव नहीं था। कभी नहीं हो पाया। हाँ, तो सबका सपोर्ट रहा। जी जी और हाँ, ये ज़रूर मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था कि 1 साल ज़बरदस्त स्ट्रगल था। जी और अब एग्जैक्टली याद नहीं है हाँ कि जी। कौन सा पहला वीडियो था, लेकिन शुरू में कुछ व्यूज़ नहीं आते थे, ना मुझे उतनी कोई जानकारी थी, अच्छा कैसे कौन सा कैमरा लेना है, कौन सा क्या करना है, ना इक्विपमेंट थे, कुछ नहीं था। हाँ बस एक जुनून था, उस जुनून के दम पे यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ, टेक्निकल नॉलेज मेरी बहुत अच्छी नहीं है। जी मेरे दोस्त, कई IMC के दोस्त हंसते हैं, कह रहे यार, विधायक जी कहते हैं मुझसे, कहते विधायक जी यार इस बात पर रिसर्च होनी चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना SEO की जानकारी है, ना टेक्निकल बहुत जानकारी है, केवल अपने सिद्धांत और अपने विचारों के दम पर इतना आगे बढ़ गया चैनल में। एक जुनून के कारण आप आगे बढ़े। हाँ, मेरी टैगलाइन है, जुनून है बदल देंगे। अपना इतिहास खुद लिख देंगे। हाँ, कोशिश है। आप किसका सबसे पहले साक्षात्कार लिए? पहले ये भी याद नहीं। अच्छा, कोई ऐसा जो वीडियो बनाए हों, एकदम जान जोखिम में डाल के बनाए हों और बड़ा मेहनत से बनाए हों, और ठीक इसी के विपरीत कौन ऐसा वीडियो बनाए जिसमें आपको बहुत सम्मान मिला हो, आनंद मिला हो, लोगों का उत्साह मिला हो, प्यार मिला हो? दोनों देखिए, बताएं। जान जोखिम में तो ये है कि जब सबसे ज़्यादा मुझे धमकी अगर किसी वीडियो पे मिली, आपने ठीक अभी एकदम से याद आ गया मुझे, एक उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षा माफिया हैं इस समय, जी कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जी विनय पाठक, जी जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत ना उत्तर प्रदेश सरकार की हुई, ना महामहिम राज्यपाल की हुई, जी और ना राजनाथ सिंह जी की हुई, ना अमित शाह की हुई। जी CBI इंक्वायरी करते रहे, बाद में आके ज्वाइन कर लिए। जी जब विनय पाठक के बारे में कोई नहीं जानता था, जी उस समय विनय पाठक के बारे में जी साक्ष्यों समेत मैंने वीडियो बनाने शुरू किए। तकरीबन 10 वीडियो की सीरीज बनाई थी। जी जी उस समय 42 से 45 धमकियां मुझे मिली थी। जी उस समय मैं ना कोई बहुत चर्चित चेहरा हुआ था, ना बस एक चीज़ थी अंदर से कि मतलब ऐसा नहीं, ये अगर कोई कहता है कि मैं डरता नहीं हूँ, गलत कहता है। डरता मैं भी हूँ, हाँ, लेकिन डर से ऊपर मेरा, हाँ, डर के बाद डर आगे के जीत ऊपर है। मेरी पत्रकारिता है, डर के ऊपर मेरा स्वाभिमान है, डर के ऊपर मेरा साहस है। जी डरता हूँ, ये
गलत कहता है, कोई भी कहता है, मैं बहुत सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, लेकिन इतना नहीं डरता कि कोई मुझे नेशनल जनमत पर 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक कोई खर्च करके वीडियो ना हटवा सकता है ना लगवा सकता है, क्या बात। ना धमकी दे करके कोई वीडियो लगवा सकता है ना हटवा सकता है। आज तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसा नहीं, तो विनय पाठक पे मैंने पूरी सीरीज बनाई थी, उसमें बहुत धमकियाँ मिली, व्यूज़ भी मिले और ऑफर भी मिले, अच्छा, हर तरह की चीज़ें मिली। अच्छा, हाँ, तो ये संघर्षपूर्ण वाला रहा। हाँ, संघर्षपूर्ण बात। और इसके अलावा एक और संघर्षपूर्ण बात थी जी, प्रतापगढ़ कांड के समय में मैं एक तरीके से एक पार्टी बन गया था। अच्छा, हाँ, प्रतापगढ़ में कुछ ओबीसी के घर जला दिए थे जी, जानते कुछ सवर्ण समाज के लोगों ने, जी। तो उसमें एक तरीके से मैं पार्टी बन गया था। पत्रकार होने की बजाय मैं एक पार्टी की तरह काम करने लग गया था। अरे हाँ, जी। क्योंकि ओबीसी की लड़ाई लड़ना इतनी कठिन होती है। अगर आपने किसी को कह दिया एप्लीकेशन लिखो, तो भैया बता दो, तो इमला बोलनी पड़ती थी एप्लीकेशन लिखवाने के लिए। जी, तो वो ऐसा लगता था जैसे व्यक्तिगत लड़ाई हो। उसमें भी बहुत धमकियाँ मिली, थाने से भी मिली, पुलिस से भी मिली, अच्छा, और धमकियाँ भी मिली, सपोर्ट भी मिला। अच्छा, ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनसे मैं आज तक नहीं मिला हूँ, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। क्या ऐसे ऐसे लोग भी हैं। सीधे सीधे धमकी आई कि मोती सिंह, नाम मैं नाम लेने में कोई वो नहीं करता, कि मोती सिंह निपटा देंगे, अब इस बार तो जेल जाना तय है। लेकिन फिर भी समाज के सहयोग पे लड़ाई लड़ा गया और उस लड़ाई को बहुत ताकत से जीता भी गया। चलिए, बहुत अच्छा। कोई जो ऐसा वीडियो जहां आपको सम्मान मिला हो, प्यार मिला हो कि आप वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखिए, ऐसा? ये तो अगर किसी वीडियो पे कह देंगे तो फिर अन्य वीडियो के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अच्छा, अच्छा, इसलिए क्योंकि ये प्यार, ये सम्मान, ये सब कुछ नेशनल जनमत की देन है। जी, जी। हर वीडियो की देन है। जिस वीडियो में धमकी मिली, हाँ, उस वीडियो से धमकी से ज़्यादा कई गुना प्यार भी तो मिला है। क्या बात है। अगर किसी शिक्षा माफिया के गुर्गों ने धमकाया, जी, तो किसी असिस्टेंट प्रोफेसर ने, किसी शिक्षा के लिए तैयारी करने वाले पीएचडी स्टूडेंट ने गले भी तो लगाया। क्या उसने बात। माना तो कि मेरा भाई लड़ाई लड़ रहा है। जी, कितनी यूनिवर्सिटीज़ में मेरी चैनल पहुंची, जी, कितने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर डॉक्टर्स मुझसे मिलने आए। जी, जी। मैं हमेशा पॉजिटिव पक्ष देखता हूँ। अगर किसी वीडियो पर आपको धमकाया जा रहा है, इसका मतलब कि आपके पक्ष में, उस वीडियो में के समर्थन में बहुत सारे लोग खड़े हैं। जी, जी, बहुत अच्छा। अच्छा, आज तक जो वीडियो बनाए हैं, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स किस वीडियो पर मिले? बड़े टेक्निकल सवाल आप कर रहे हैं। मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, जी, लेकिन ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो सबसे ज़्यादा वीडियो मेरा चला है, जी, और संयोग की बात कि आज ही मैं देख रहा था इसलिए बता भी पा रहा हूँ आपको, हाँ, 49 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने, 49 लाख से ज़्यादा लोगों ने मतलब मेरा 49 एक 50 वीडियो, से कह लीजिए कि 50 हाँ, हो वो जाए। 50 लाख लगभग होने वाला है। 50 लाख जो और अभी और हुए और हैं। और हैरत की बात, वो वीडियो 2018 का है। अरे बाप रे। जिस समय चैनल शुरू किया था उसी समय का वो वीडियो है। उसको बताइए। 50 लाख के करीब लोग देख चुके हैं। तब ना कोई व्यूज़ बहुत, मतलब ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, जी, ना लेकिन कंटेंट था उसमें, जी, कंटेंट अच्छा था। उसमें मैंने बताया था कि किस किस बीजेपी के नेता, हम्म, सही भी बताया और गलत भी बताया, कुछ भ्रांतियां भी थीं जी। कि मुरली मनोहर जोशी की बेटी की इनसे शादी हुई, तो मैंने सही भी बताया कि हाँ, इस बीजेपी नेता के बेटी की शादी मुस्लिम से हुई और इसकी नहीं हुई। जी, इस तरह का वो वीडियो था। और एक मेरा वो, ये तो हाल फिलहाल की बात है, 4-5 महीने के दौरान ही मेरा एक शॉर्ट 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। क्या बात है, क्या बात। पाखंड विरोध पर वो शॉर्ट्स था। एक चंद्रशेखर आज़ाद जो आजकल सांसद हो गए हैं, हाँ, हम दोनों लोगों का एक सामाजिक प्रोग्राम था बाराबंकी में, उसमें मैंने एक बोला था, तो वो क्लिप वायरल हो गई थी। जी, उसको 62-63 लाख लोग देख चुके हैं अभी तक। बहुत अच्छा। मतलब ये 50 लाख और 60 लाख, जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये आपने देखा कभी कि एक वीडियो, अच्छा ये हो गया, एक वीडियो सब ज़्यादा देखा है, जी, जी। बहुत अच्छा। तो जैसे आप चाहे बाहुबली हो, चाहे राजनेता हो, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे जो भी है, उद्योगपति हो, अधिकारी हो, सबका आप पोस्टमार्टम करते रहते हैं अक्सर। तो ये साहस कहाँ से आता है? आपने सही शब्द बोला, पोस्टमार्टम। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी तानाशाह से लड़ने के लिए सामने ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो खुद एकदम फ़कीर टाइप का हो। समझ रहे हैं? डर आदमी के मन में कब होता है? मेरे ट्रक बंद करवा दिए जाएंगे, मेरे पेट्रोल पंप पे छापा पड़ जाएगा, मेरे घर की संपत्ति लूट ली जाएगी। मैं तो कहता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे मेरे घर पे डलवाए जाएं, ताकि लोगों को ये पता चले और इस बात पर रिसर्च हो कि इतना बड़ा सिस्टम इतने संसाधनों में चल कैसे रहा है। ईडी भी अगर मेरे घर आएगी तो उसको ताजुब होगा कि यार, इन संसाधनों में पूरे देश में नाम है। हाँ, ये तो बहुत कम संसाधन है इसके। तो मतलब उसको भी ये बात की ताजुब होगी। तो जैसे एक तो बात हो गई साहस की, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरा कबीर है, तो पत्नी है,
पिताजी हैं, बीमार भी हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन जब भी कोई वीडियो बनाने जाता हूँ तो सोचता हूँ कि यार इस बार रहने देता हूँ, लेकिन अंदर से जुनून इतना ज़्यादा है, जज्बा इतना ज़्यादा है कि रह नहीं पाता, बोलते बोलते फिर बोल जाता हूँ। तो डर कभी उस तरीके का रहा नहीं। एक बात और भी है, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक बात ज़रूर ध्यान रखें, जो लोग भी वीडियो बनाते हैं, डर का मतलब ये नहीं कि अरे नीरज भैया को सुन लिया वो डरते नहीं हैं। संवैधानिक भाषा होना ज़रूरी है जी। आप मेरा कोई भी वीडियो सुनेंगे जी। उसमें गैर संवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, जी। बिना साक्ष्यों के नहीं बोलता। जी। अगर किसी को माफिया बोलता हूँ तो विद कटिंग प्रूफ कि पेपर वाले पहले उसको माफिया कह चुके हैं, जी जी, तो मैं माफिया कह रहा हूँ। एक भी बिना सबूत के कोई बात नहीं कहता, इसलिए शायद अभी तक मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है। कोशिश तमाम की गई, धमकियां तमाम दी गई, दिल्ली पुलिस ने कई बार नोटिस भेजा जी। इसके बावजूद भी जी। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई, इसका मतलब मैं संवैधानिक काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपके 13 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, लगभग 13.5 लाख हो गए, 13,50,000। हाँ, 13,50,000 हो गए हैं। इतनी कम उम्र में आप पूरा राष्ट्र स्तर में प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या आपने जब प्रारंभ किया था क्या सोचा था कि हम इतने कम समय में यहाँ तक पहुँच जाएंगे? हकीकत बताएं तो कुछ नहीं सोचा था। मैं अपनी फ़िलॉसफी खुद तैयार करता हूँ जी। ये पता नहीं हमेशा से आदत रही है जी। मैंने मतलब किसी भी विषय में सोचने का मेरा अपना नज़रिया होता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता असफलता के 2 तरीके होते हैं। जी। एक आदमी होता है जो लक्ष्य ओरिएंटेड होता है, जी। एम बनाता है और उस एम पे आगे चलता है, काम करता है, उसका अचीव करता है। जी। मैं एम नहीं बनाता। अच्छा। ये मेरा प्लस भी है और माइनस भी है। जी। मेरा जीवन में कोई एम नहीं है। अच्छा। मैं बड़े रिलैक्स हो करके जी। बस एक चीज़ ज़रूर है मेरे अंदर कि मैं अपने काम को शिद्दत और ईमानदारी से करता हूँ। मुझे सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं है कि मैं इस चीज़ में हार गया या जीत गया। मुझे इससे मतलब है मैंने एफर्ट पूरे ताकत से किया था या नहीं। क्या अगर मैंने एफर्ट पूरे ताकत से किया है जी। फिर मुझे कोई फरपाया नहीं रहती कि रिजल्ट क्या है। अब सब्सक्राइबर की बात करें, मेरे जैसे व्यक्तित्व पे जितना मैं चर्चित हूँ, जितना मैं फेमस हूँ, ये सब्सक्राइबर बहुत कम है जी। ये सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है जी। जी। बहुत कम है, क्योंकि मैं धंधे का आदमी नहीं हूँ। मेरे नाम के आगे सोशल एक्टिविस्ट लगाइए, आप सामाजिक कार्यकर्ता लगाइए, मानववादी, तर्कवादी, वैज्ञानिक चिंतन रखने वाला व्यक्ति लगाइए, मैं एकदम खुशी महसूस करता हूँ। लेकिन मैं जैसे कोई मुझसे पूछने आता है भैया थोड़ा यूट्यूब के बारे में बता दीजिए, तो मैं कहता हूँ यार मेरा रेवेन्यू मॉडल बहुत ख़राब है। पत्रकार बनना है तो रुको, पत्रकार बना दूंगा ये गारंटी है। रेवेन्यू मॉडल सीखना है तो और तमाम यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। क्यों, देखिए इसकी वजह बता दूं 1 मिनट में क्या है। सब्सक्राइबर बढ़ाने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप बीजेपी के अगेंस्ट हैं तो आप सपा को तेल लगाइए, अखिलेश यादव को महान और खुदा बता दीजिए, ठीक है। अगर आप अखिलेश यादव के अगेंस्ट हैं तो आप राहुल गांधी को खुदा बता दीजिए। मतलब आप समाज को किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिवाद में उलझा के रखिए, उसके ऑरा में, और उस पार्टी के किसी भी गलती पर कुछ गलत ना बोलिए, मुंह सिल के रखिए। मैं बीजेपी की नीतियों को पसंद नहीं करता, उनकी सांप्रदायिकता को, उनके आडंबर को, उनके पाखंड को नहीं पसंद करता, लेकिन मैं अंधभक्त किसी का भी नहीं हूँ। सर झुका करके किसी की बात नहीं मानता, आलोचना कर देता हूँ। ये सब्सक्राइबर के लिहाज से ठीक नहीं है। धंधा क्या कहता है, अपनी जाति के नेता, बीजेपी के अगेंस्ट जो नेता लड़ रहे हैं उनको, और ख़ास तौर पे यूपी में जो चर्चित जातियां हैं जिनसे लीडरशिप पैदा होती है, इनकी जाति के नेताओं को टच मत करो, धंधा चलता रहेगा। लेकिन मैं तीनों ही चीज़ें नहीं करता हूँ। मैं अपनी जाति के नेताओं को भी रगड़ता हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं, अगर उनका टिकट वितरण ठीक नहीं होता, सामाजिक न्याय पे वो गड़बड़ाते हैं, माथा रंगे हुए दिखाई देते हैं, तो उनको भी मैं रगड़ता हूँ। तो देखा गया पोस्टमार्टम वाले सीरीज तो में रेवेन्यू मॉडल मेरा ख़राब है, लेकिन पत्रकारिता वाला मॉडल ओके है। इसमें कोई शक नहीं है मुझे कि 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख सब्सक्राइबर वालों से ज़्यादा सम्मान मुझे मंचों पे मिलता है। क्या बात, क्या ये गर्व के साथ वास्तविक पूंजी है। हाँ। अच्छा, आप अपने हॉबीज़ के बारे में बताइए लोगों को। आपको क्या पढ़ना पसंद है, कौन सी चीज़ें, और क्या खेलना पसंद है, खाना पीना, घूमना, उसके बारे में लोगों को बताइए। तो सबसे ज़्यादा मेरी है घूमने में। अच्छा। मुझे अलग अलग जगह पे घूमना और घूमने के साथ अलग अलग लोगों से मिलना, अच्छा, अलग अलग कल्चर्स को देखना, अच्छा, ये बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आता है। अच्छा। हाँ, और ख़ास तौर पर ये तो शुरू से देखिए आदत रही है कि मैं डिबेट कंपटीशन और इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ।
आईएमसी में जिस समय मेरे बैचमेट्स सुन रहे होंगे, वो सुनेंगे, वीडियो में भेजूंगा, जिस समय मेरे बैचमेट्स क्रिकेट खेल रहे होते थे जी, उस समय मैं जेएनयू के कमरों में कर्पूरी ठाकुर जयंती के पर्चे सरकाता था। क्या बात है। तो इसलिए उस समय मैं विधायक था, आज भी विधायक हूँ। तो ये रहा कि एक बात है, आपको अपने अंदर की कई चीज़ें मारनी पड़ती हैं इस लेवल तक आने के लिए, जी जी, इसमें कोई शक नहीं है। जिस समय लोग मूवी देखने जाते थे, अपने मित्रों के साथ घूमते थे, उस समय मैं जेएनयू के हॉस्टल्स में बड़ी बड़ी चर्चाओं में मशगूल रहता था। अच्छा। तो मैंने अपना ऐसा नहीं, मैंने अपने आप को अंदर के व्यक्ति को कभी मारा नहीं। अच्छा। अभी भी मुझे जब वक्त मिलता है मैं परिवार को समय, मुझे ये, मैं इतना महान कभी नहीं बनना चाहता कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर वाले ये कहें कि हमें तो समय ही नहीं दे पाते। अगर 6 दिन में पूरा दिन समाज को दूंगा तो एक दिन घर वालों के लिए निकाल के रखूंगा। क्या बात। मेरी पत्नी की गलती इसमें नहीं है कि मैं सामाजिक हूँ। अच्छा, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये कहने में कि बाबा साहब ने इतने बच्चे अपने कुर्बान कर दिए। मैं इतना महान नहीं हूँ। मैं अपने बच्चे को अच्छा पिता बन के दिखाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी के लिए अच्छा पति बनना चाहता हूँ, अपने पिता के लिए अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। क्या बात। हाँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि मुझे समाज के लोग महान बताएं और मैं घर के लोग मुझे कहें कि यार हमारे लिए कुछ। अपने घर परिवार को मार के आगे नहीं बढ़ना चाहता। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहता, चाहे आगे बढ़ पाऊँ या ना बढ़ पाऊँ। मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी निजी ज़िंदगी। कुछ लोग इस पे आपत्ति उठाते हैं कि आप इतना इस तरह का काम कर रहे हैं और वाइफ आपकी वीडियो डाल देती हैं आपके साथ। ये मेरी निजी लाइफ है। हाँ। किसी से पैसे मांग करके, किसी से चंदा लेकर के जीवन नहीं जी रहा हूँ जी। मेरी निजी लाइफ है। अपना जीवन में किस ढंग से जी रहा हूँ, हाँ ये है, पूरे सिद्धांतों के साथ जी रहा हूँ। जितनी बात मंच पे बोलता हूँ उतनी चीज़ घर पे लागू मिलेगी आपको। जी। उसके बाद आपको आलोचना करनी है उसकी, कभी मैं परवाह नहीं करता। दो शब्द मेरी लाइफ में बहुत अच्छे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, डिलीट और इग्नोर। अच्छा। ये बहुत अच्छे से करता हूँ। मेरी किसी में फेसबुक पे आलोचना की, आप मुझे भेजेंगे, मैं कहूँगा इग्नोर। कोई ये कहेगा वो आपको फलाना कह रहा था, मैं कह दूंगा डिलीट मार दीजिए। इसीलिए यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अगर इन सब में उलझा रहता तो शायद तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि जब जिले से अपने काम करना शुरू किया, मैं पहले कुर्मी हुआ करता था। हर व्यक्ति पहले जाति में शुरू करता है, तो मैं भी पहले कुर्मी था। तो फिर उस तरह की आलोचना होना शुरू हुई। कुर्मियों ने ही आलोचना शुरू की कि वो तो अपने क्षेत्र के लोगों को पुरस्कार बांट लेता है। जब मैं पटेल जयंती मनाता था, फिर बोले अपने विधानसभा के लोगों को बांट लेता है। उस आलोचना से बढ़ते इग्नोर मारते कुर्मी से मैं ओबीसी हुआ, ओबीसी से मैं बहुजन हुआ, अब मैं तर्कवादी हो गया हूँ। मुझे अब गर्व होता है कि कोई मुझे अम्बेडकरवादी के अलावा कोई मुझे तर्कवादी कहे, कोई मुझे अर्जकवादी कहे, कोई विज्ञानवादी कहे। मेरे लिए ज़्यादा आभूषण है ये सब। आप खाने पीने की पसंद के बारे में नहीं बताएंगे? खाने पीने के बारे में बिल्कुल बताएंगे, उसमें क्या है, खुला आदमी हूँ मैं। मुझे सब्जियों में कटहल की सब्जी बहुत पसंद है। अच्छा। बैगन का भरता बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, इस तरह की चीज़ खाता हूँ। मठे के आलू बहुत पसंद है। मठे की आलू? हाँ, मठा डाल के आलू बनते हैं जो। अच्छा। पानी की जगह मठा डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, तो मठे के आलू बहुत पसंद है। इस तरह की चीज़। पीने में मेरा और कबीर का फेवरेट इस समय जो चीज़ है पीने में, हम लोगों को वो वर्जिन मोइतो बहुत पसंद है। अच्छा। ब्लू लगून या वर्जिन मोइतो। अच्छा। मेरा कबीर दोनों का फेवरेट है ना कबीर? मोइतो पीते हो ना? बहुत अच्छा। और जैसे साहित्य में कुछ किताबें ऐसी हैं लोगों को बड़ा स्पार्क कर दी है, जैसे हमें ज्योतिबा फुले की पुस्तक ने बहुत स्पार्क किया। हाँ, नहीं, उनकी जीवनी हमको जीवनी, मैं 1000 लोगों की जीवनी पढ़ चुका हूँ महान व्यक्तियों में। हाँ, भारत मैं नहीं पढ़ा हूँ इतना। मैं बहुत पढ़ता, आज भी बहुत पढ़ता हूँ। तो लेकिन ज्योतिबा फुले की बहुत हमको स्पार्क की। तो आपको क्या ऐसा कोई महान व्यक्ति की जीवनी? हाँ, ये देखिए, आपको एक ज़रूर बात बता देता हूँ। जब तक ग्रेजुएशन में थे तो ओबीसी हो गए थे, बहुजन नहीं हुए थे। जब दिल्ली में पहुँचे, जेएनयू का माहौल मिला, आईएमसी का माहौल मिला, तब पहली बार अर्जक संघ का साहित्य पढ़ा। अगर वास्तविक बदलाव मैं कहूँ तो अर्जक संघ के साहित्य से। उसके बाद तो बहुत कुछ पढ़ा। सारे महापुरुषों को समझा, जोगदेव बाबू को समझा, ज्योतिबा फुले को पढ़ा, बाबा साहब के तमाम वॉल्यूम्स पढ़े, और निर्मल महतो को पढ़ा। बिहार के झारखंड के एक क्रांतिकारी थे, उनको भी हत्या करवा दी गई थी उनकी। तमाम लोगों को बाद में पढ़ा। लेकिन अगर मैं वास्तविक बदलाव कहूँ तो अर्जक संघ की पुस्तकों से आया। बहुत अच्छा। और मैं जब दिल्ली पहुँचा तब मैंने पहली बार अर्जक संघ को पढ़ा और समझा, और महामना रामस्वरूप वर्मा के विचारों को जान पाया। और महाराज सिंह भारती की सृष्टि और प्रलय जैसी पुस्तक पढ़ी तो
वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए तमाम। उसके बाद फिर मैं तर्क वितर्क करने लगा। पहले तो मैं भी ईश्वरवादी हुआ करता था, शिशु मंदिर विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, कंठी माला पहनता था, हाथ में धागा पहनता था, डेली टीका लगा के स्कूल जाता था। अपने स्कूल में जो प्रेयर होती थी, चूँकि प्रधानमंत्री था तो प्रेयर भी कराता था। लेकिन धीरे धीरे हटते 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 पहले तो ब्राह्मणवाद से मुक्त हुआ, फिर धीरे धीरे ईश्वरवाद से मुक्त हो गया। अब तो ये पत्थर, ईश्वर, देवी देवता, खुदा, मंदिर, मस्जिद, किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। जो है जिस तरह से टीवी में देखता हूँ सब एकदम सूट टाई हुई पहन करके जो है बोलते हैं, आपको मैं कभी देखा नहीं, आपको पहनने की क्या पसंद है? मुझे अच्छा, अगर पहनने की पसंद की बात करें तो मुझे सदरी बहुत पसंद है। अच्छा, मतलब शर्ट के ऊपर हाफ सदरी। अच्छा। और मैं ज़्यादातर आप वीडियो में देखें, क्योंकि जिस कमरे में वीडियो बनाता हूँ एसी नहीं लगी है उसमें, इसलिए इस समय नहीं पहन रहा हूँ गर्मी की वजह से। बाकी मैं सदरी ज़रूर पहनता हूँ। तो फिल्म या खेलना में इसमें रुचि नहीं है आपकी? फिल्म देखना? हाँ, नहीं, फिल्म देखने में है। अच्छा। लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये ज़रूर है कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब 15 दिन 20 दिन महीने में ये लग जाए कि बहुत ज़्यादा वो हो गए, फैमिली को बिल्कुल समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कबीर और सुभी से पूछा जाता है, फिल्म देखने निकल जाया जाता है। ये बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, ये बात है, फिल्म या तो कॉमेडी फिल्म देखेंगे या मुद्दा आधारित फिल्म देखेंगे। अच्छा। हाँ, बाकी ये रोमांटिक नहीं, इसमें मज़ा आता है। अच्छा, ये मीडिया में जो है जो 1585 का बात लोग कहते हैं, तो 15% लोग एकदम भरे पड़े हैं, हंसे हैं, 85% लोग नदारत हैं। तो जो है ये मीडिया का क्या महत्व है और क्यों 85% को आना चाहिए? मीडिया का महत्व तो इस चुनाव से आप देख लीजिए जी। मैं जब हिंदुस्तान पेपर में था आगरा में, तो मुझे खुद ये घमंड था कि हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हम 3 पेपर वाले, हम लोगों का ग्रुप भी बहुत अच्छा था, सारे लोग दोस्त थे। हम 3 लोग जो खबर रोक देंगे वो खबर नहीं है, हम जो खबर दिखा देंगे वो खबर है। पहले यही होता था जब प्रिंट मीडिया का रोल था, लेकिन अब सोशल मीडिया ने इन सब की भूमिका ख़त्म कर दी है जी। अब जो तुम नहीं चाहोगे वो भी खबर बन जाएगी जी। तो इस बार जो चुनाव हुए, गोदी मीडिया एक तरफ और तार्किक मीडिया, सोशल मीडिया, जनवादी मीडिया एक तरफ। लेकिन जनवादी मीडिया ने जो मुद्दे, हम लोग जो 11 साल से संविधान की बात कर रहे थे, इस बार झक मार करके विपक्ष को आना पड़ा उन्हीं मुद्दों पे। हम लोग लगातार जो कह रहे थे कि अपनी पिच पर खेलो, खेलना पड़ा अपनी पिच पर पे। हम लोग लगातार कह रहे थे कि राम मंदिर जैसे आपके मुद्दे नहीं हैं, आना पड़ा उसी पिच पर। ये मीडिया का रोल है। इस यानी कि मीडिया ओपिनियन मेकर की भूमिका में है, प्लस उस समाज के मुद्दे जो लोगों के सामने नहीं पहुंच पाते हैं, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा मीडिया हुआ है। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए आप, चंद्रशेखर आज़ाद की जीत, किसी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बहुजन मीडिया के दम पर वो लोगों के बीच में पहुंचा वो व्यक्ति। और आज 1,51,000 वोटों से जीत करके पप्पू यादव हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे हनुमान बेनीवाल हों, या उधर राजकुमार रौथ आदिवासी नेता, इन सबको कौन सी मीडिया ने कवर किया? आपने बहुत उनको कवर किया। एक लाइन मैं पढ़ा था एक पुस्तक में कि मीडिया में वह ताकत है, एक दिन में किसी को देवता सिद्ध कर सकती है और एक दिन में किसी को राक्षस। इस कथन से कहाँ तक सहमत है? बहुत हद तक सहमत है, ऐसा होता भी है। सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आप कभी गौर से सुनिए, मैं किसी की आलोचना इसलिए नहीं करता कि मैं उसका आलोचक हूँ जी। मुझे जो फैक्ट लगता है, लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी के भाषण, मुझे उस व्यक्ति में कोई क्वालिटी पसंद नहीं आती सिवाय इसके कि लच्छेदार बात कर लेता है। मुझे भाषण में कोई चीज़ पसंद नहीं आती, लेकिन मीडिया कहता है शानदार वक्ता, विश्व के सबसे बड़े नेता। विश्व के सबसे बड़े नेता 1,52,000 वोट से जीत रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े नेता। और विश्व का कमज़ोर नेता पप्पू नेता दोनों सीटों पर 3 लाख वोटों के अंतर से जीत रहा है। अंतर आपके सामने है। 1,52,000 से विश्व के सबसे बड़े नेता जीत रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद 1,51,000 से जीत रहे हैं। ये है विश्व के सबसे बड़े नेता की हैसियत। लेकिन ये दलाल और गोदी मीडिया अभी भी कहेगा विश्व के सबसे बड़े नेता। तो किस तरीके से एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति को ऐसे जनमानस में बैठाल देना कि वो कोई खुदा टाइप का आइटम है, ये मीडिया की तो देन है। और ये मीडिया जिस दिन सच्चाई बताने लग जाएगी, ये गोदी मीडिया, मोदी को धराशायी होने में 1 महीना नहीं लगेगा। क्या बात है, केवल सच्चाई बार बता दे कि क्या है ये व्यक्ति, लेकिन बताएगी नहीं। ये बात सही। तो अंतिम सवाल है, आपका लक्ष्य या आपका सपना क्या है? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं टारगेट सेट नहीं करता, लेकिन फिर भी टारगेट्स केवल ये हैं मेरे
जैसे होता है कई लोगों का कि यार मैं चर्चित हो जाऊंगा तो चुनाव लड़ूंगा। आजकल तो ज़्यादातर लोग हाँ। जो भी चर्चित हुआ जी। वो कुछ समय बाद ऐसे हाथ हिलाते हुए, हाथ जोड़े हुए आपको नज़र आ जाएगा। जी मेरा सपना देखिए यही है कि मैं अपने संस्थान को आगे बढ़ाऊं, जी कुछ नए लोग मीडिया में तैयार करूं, जी एक मीडिया ग्रुप बनाऊं जिससे ये समस्या ना रह जाए कि मेरे पास दिन भर में 10 खबरें आ रही हैं पीड़ित लोगों की, जी और मुझसे 4 खबरें छूट गई यार क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं है। जी मैं अपने आप को वहाँ तक देखना चाहता हूँ कि मेरे पास दिन में जो फ़ोन आए जी उनकी समस्याओं को मैं अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ले जाऊँ। बस इतना छोटा सा ख्वाब है। जी जी बहुत 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 धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया। आपने जो है बहुत अच्छा जो है साक्षात्कार दिया। निश्चित रूप से सुनने वालों को बहुत लाभ हुआ होगा। जो उनके मन में आपके से जानने की इच्छा होगी, लगभग हमने सभी प्रश्न किया, उनको बड़ी संतुष्टि और उनको बहुत आनंद मिला होगा। नमस्कार। शुक्रिया।